हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों जानते हैं, आपको हम क्लास 12वीं क्लास के लिए एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं जो क्लास बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी को ध्यान में रखते हुए चैप्टर नंबर 2 राजा किसान नगर से आज हम तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आज जो है 50 से लेके 75 के बीच में कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहला आज क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि 50 के बाद 51 भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जिसको स्मिथ ने कहा था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। आगे निकल गया इसमें अगला क्वेश्चन कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। स्मिथ कहते हैं इसको, स्मिथ के द्वारा दिया गया था, जो थोड़ी सी इसमें मिसप्रिंट हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हम क्वेश्चन बात करते हैं कि हर्ष चरित्र का लेखक किसे माना जाता है। हर्ष चरित्र का लेखक बाणभट्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? बाणभट्ट को हर्ष चरित्र का लेखक माना जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों केवल क्लास 12th के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप इसे लिख करके रखते हैं तो कंपटीशन के लिए भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट आएगा, और साथ ही साथ आगे आपके जो सीयूटी का पेपर होगा उसमें भी ये सारे 12वीं क्लास के चूँकि बेस है तो वहाँ पे काम आएंगे। भारत की पश्चिमी तट पर प्रसिद्ध बंदरगाह था, उसका नाम था भेरूकक्ष। क्या नाम था? भेरूकक्ष जो था भारत के पश्चिमी तट पर प्रसिद्ध बंदरगाह स्थित था। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन आया था। गुप्तोत्तर काल कहते हैं जिसकी राजधानी कन्नौज थी। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन किसको माना जाता है। मृच्छकटिकम का लेखक किसे माना जाता है? तो मृच्छकटिकम का लेखक शूद्रक को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, शूद्रक को माना जाता है। सब ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है जो क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, राजा किसान और नगर से क्वेश्चन है। कामसूत्र का लेखक किसे माना जाता है? वात्स्यायन को। कामसूत्र का लेखक वात्स्यायन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है महाभाष्य के लेखक किसे कहा जाता है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि को माना जाता है। किसको माना जाता है? पतंजलि को। महाभाष्य के लेखक पतंजलि को माना जाता है। अगला राजतरंगिणी, जिससे कि हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है, एकमात्र किताब है। इसके लेखक कौन थे? कल्हण। कल्हण लिखा हुआ है, कल्हण पढ़ते हैं इसको। कल्हण से हमें राजतरंगिणी का इतिहास पता चलता है। आगे है दोस्तों अगला क्वेश्चन से 60 नंबर क्वेश्चन से कि दक्षिण भारत में बड़े जमींदार को क्या कहा जाता था। दक्षिण भारत में बड़े जमींदार को बेल्लार के नाम से जाना जाता था। दक्षिण भारत में बड़े जमींदार को बेल्लार कहते थे, अलवार और नैनार नहीं कहते थे। गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ किसे माना जाता है? गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? आर्यभट्ट को। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? भारत में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इंडिका नामक किताब भी लिखा था। ये कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? यूनान का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देवानप्रिय और प्रियदर्शी की उपाधियां किस शासक ने धारण की थी। प्रिया देवानप्रिय और प्रियदर्शी की उपाधियां किस शासक ने धारण की थी? तो ये था अशोक। अशोक ने दोनों ही उपाधियां धारण की थी, जिसे सुंदर मुख वाला भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे चल रहा है कि मुद्रा शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिक्कों का। ये तो क्वेश्चन सीबीएसई में भी एक बार पूछा हुआ, एग्जामों में भी कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भगवान महावीर का संबंध किस जनपद से था। भगवान महावीर का संबंध किस जनपद से था? वज्जी। वज्जी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है अगला क्वेश्चन से जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है? जातक कथाएं जो है उपप्राकृत भाषा में
लिखी गई है। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में लिखी गई है। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? वैसे तो कई कारण थे, इसमें हुआ कि उपरोक्त सभी कारण थे। गुप्त साम्राज्य के पतन का तो सभी कारण थे। सैनिक कमजोरी भी थी, कमजोर उत्तराधिकारी भी थे और हूणों का आक्रमण भी हो रहा था जो एक विदेशी थे। गुप्त साम्राज्य की राजभाषा क्या थी दोस्तों? गुप्त साम्राज्य की राजभाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। ये सारे क्वेश्चंस आप अगर एनसीईआरटी की क्लास 12 के दूसरे चैप्टर राजा, किसान और नगर को पढ़ते हैं तो इसमें से मिलेगा। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इसे आप ध्यान से देखिए। कुषाण काल का सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक किसे माना जाता है? चरक को माना जाता है। किसे माना जाता है? चरक को। अगला क्वेश्चन कह रहा है तमिल भाषा में व्यापारियों को कहा जाता था। तमिल भाषा में व्यापारियों को कहा जाता था मत्स्यधुवन। मत्स्यधुवन कहा जाता था। ऑप्शन ए होगा। ठीक है। अलवार नैनार तो संप्रदाय थे। मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ? मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ? तो इसकी अंत 185 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसका अंतिम शासक वृद्धर्थ था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अरबों ने सिंध पर कब आक्रमण किया था? अरब जो थे हमारे यहाँ सिंध पर कब आक्रमण किए थे? तो 712 ईस्वी में उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ये एनसीईआरटी भी कहता है। गुप्त काल में भूमि अनुदान अभिलेख गुप्त काल में भूमि अनुदान अभिलेख किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? तो संस्कृत भाषा में किया गया है। अगर कि ओलीगार्गी से क्या अभिप्राय है? ओलीगार्गी से क्या अभिप्राय है? तो राजा का शासन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? राजा का शासन। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि हाथी गुफा अभिलेख में से किस शासक की जानकारी मिलती है? तो खारवेल की जानकारी मिलती है हाथी गुफा अभिलेख से, जो जैन धर्म को मानता था और ये उड़ीसा में इनका शासन हुआ था कलिंग पे। ठीक है दोस्तों, तो हाथी गुफा अभिलेख से किस शासक की जानकारी मिलती है? खारवेल। तो दोस्तों आज ये आपके चैप्टर नंबर दो से आज तीसरा वीडियो था, जो 75 क्वेश्चन हमने करा दिए। 25 क्वेश्चन आज था। देखते हैं क्वेश्चन और भी कुछ निकलते हैं तो दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।